नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शुभेंदु। Thank you, Ritu. Greetings to all fellow Indians at home and abroad on the occasion of 74th Independence Day. It's a day of freedom, day of unity, day of responsibility, the day when we all rededicate ourselves to the cause of nation building, and that was also at the heart of Prime Minister's address from the ramparts of the Red Fort when he spoke about not just the vision of Atmanirbhar Bharat but also how to achieve it. जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से शुभेंदु ने बताया, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जिक्र करा, उन्होंने नए संकल्पों का वहां से जिक्र करा, चुनौतियां बताई और उन चुनौतियों के समाधान की ऊर्जा को बताया कि आज का जो अवसर है ये ऊर्जा देता है 130 करोड़ भारतवासियों को इस नए संकल्प को अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ शुभेंदु उन्होंने जिस तरह से एकदम शुरुआत में उन तमाम बलिदान को सम्मान दिया, याद किया, आभार व्यक्त किया इस आजाद भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी और एक तरह से जिस सपने को उन्होंने देखा था भारत के 2020 के नए भारत में, उसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक बार फिर बात उन्होंने आज कही और वो तमाम रास्ते भी सुझाए, उन ताकतों को बताया जो आज की तारीख के भारत की है। उन्होंने विस्तारवादी नीतियों के बारे में बोला, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने उस विस्तारवादी नीति को लेकर उस सोच पर भी तीखा प्रहार किया प्राचीर से आज। Absolutely, and he expanded the vision of what it means to be Atmanirbhar and self-reliant. He said Atmanirbhar Bharat means when the farmer of the country become Atmanirbhar, self-reliant. He also spoke about how women's empowerment also lies at the heart of empowerment of the nation, as Ritu also mentioned, that the empowerment of the defense forces who protect our nation, and those visuals that came in earlier of Prime Minister Narendra Modi reaching the Red Fort, देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर लगातार 7वीं बार देश को संबोधित किया। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सामाजिक दूरी के साथ विशेष मेहमानों समेत लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का पर्व हमारे लिए आजादी के वीरों को याद करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। ये हमारे लिए नई उमंग, उत्साह और प्रेरणा लेकर आता है। And those visuals of Prime Minister Narendra Modi participating in the celebrations of 74th Independence Day, representation from the forces, from the youth, from the NCC. It was a representation of mini India and Prime Minister Narendra Modi taking a salute and also motivating the nation to rededicate itself to the cause of nation building. प्रधानमंत्री ने आजादी के वीरों को याद करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद पीएम ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने सेवा परमो धर्म की भावना के साथ देशवासियों की सेवा की। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल,
हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं। उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर बनने का संकल्प सराहनीय है। आत्मनिर्भर भारत देशवासियों के मन मस्तिष्क में छाया है। यह आज सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। And Prime Minister's address was about taking account of the present situation of India and the world, and also providing a vision for the future. Different aspects that we'll be talking about in the next few hours. For now, joining us two eminent guests, Mr. Ashok Tandon and Mr. Praful Ketkar, senior journalists who are joining us at the moment. Very happy Independence Day to you, both of you, and warm welcome to the program. अशोक टंडन जी, सबसे पहले ये यूं तो ये कहेंगे कि आपसे भी और प्रफुल्ल जी से भी, आप दोनों की एक बार सबसे पहले टिप्पणी भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप आज ये 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। इन 7 सालों में देश में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, बड़े कई ऐसे नियम कानून, बड़े परिवर्तन देखे गए हैं जो भारत में एक तरह से इतिहास रचने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, एक नए भारत की शक्ल देने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के भाषण को पिछले 6 भाषणों की तुलना में आप किस तरह से अलग देखते हैं? सबसे पहले अशोक टंडन जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज के भाषण का जो केंद्र बिंदु था, जिसको हम थीम कहते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे जो है वो है नरेंद्र मोदी का एक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन। 74 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश नीति में जो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात की है, उस पड़ोसी देशों की परिभाषा को और व्यापक किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पड़ोसी केवल वही नहीं है जिनके साथ हमारी सीमा जुड़ती है, वो भी हमारे पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे दिल मिलते हैं। और इस दिशा में उन्होंने पश्चिमी एशिया के देशों की बात की, तो हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात की, और उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंध सुधरे हैं, आर्थिक संबंध सुधरे हैं, व्यापारिक संबंध भी सुधरे हैं, और हम किस प्रकार के साथ उनके साथ मिलजुल कर हर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कोई नाम नहीं लिया किसी भी पश्चिमी एशिया देश का, लेकिन ये सर्वविदित है कि जिस तरह से भारत उन देशों के साथ, चाहे फिर वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जितने भी पश्चिम एशिया के देश हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने जो इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात की, जहाँ पर हमारा उनके साथ बुद्धिज्म के समय का हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, सदियों के साथ संबंध रहे हैं, उनके साथ हमारे मैरीटाइम संबंध हैं। और ये जो एक व्यापक परिभाषा उन्होंने दी आज पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध आगे बढ़ाने की, मैं समझता हूँ ये एक नई बात है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जब जिक्र किया कि आतंकवाद और विस्तारवाद का हमने डटकर मुकाबला किया है, हमारी सेनाओं ने डट के मुकाबला किया है, उसी कड़ी में उन्होंने पड़ोसी देशों के राज्याध्यक्षों को, राष्ट्राध्यक्षों को
एक तरह से सचेत भी किया और उनका आह्वान किया कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है, आप सब पर है और उसके लिए हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो जहां उन्होंने आतंकवाद और विस्तारवाद के साथ कड़ी चुनौती का सामना करते हुए हमारी जिस तरह से सशस्त्र सेनाओं ने, हमारी वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसके साथ साथ उन्होंने और अपना एक तरह से उन्होंने ये आह्वान भी किया और इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को इतना व्यापक समर्थन मिला, 194 में से 184 देशों ने दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है दुनिया में और उसके पीछे कारण क्या है, भारत सक्षम है, भारत जो है वो स्वावलंबी भी है। और ऐसे में एक नई बात जो आज पहली बार और उभर कर आई है, वो भी इसी डॉक्ट्रिन से जुड़ी हुई है, वो ये है कि हमारे देश के जितने भी तटवर्ती जिले हैं समुद्र से जुड़े हुए, उनमें एक एनसीसी 173 जिलों की उन्होंने बात की, 173 जिलों में 1 लाख एनसीसी के कैडेट तैयार किए जाएंगे और इन कैडेटों को जो ट्रेनिंग है वो जो सीमा से जुड़े हुए प्रदेश है उनको हमारी सशस्त्र सेनाएं देंगी, जहां पर हमारे एयरबेस है वहां एयरफोर्स देगी और जो तटवर्ती हैं उनको नेवी देगी। ये एनसीसी के कैडेट जो बनेंगे ये आपदा के समय तो आंतरिक सुरक्षा का काम करेंगे, लेकिन इनके लिए आगे चलकर सशस्त्र सेनाओं में जाने का भी एक अवसर प्रदान होगा। तो ये जो एक भूमिका बनाई प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, और इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जो हमारे हथियार हैं उनका भी हम Absolutely, sir. We'll talk in detail about those aspects. Yeah. Right. Prafulji, if I can come to you, what sets apart this edition of Independence Day celebrations is also how it's taking place amidst the pandemic and those visuals coming in from BJP headquarters and BJP chief JP Nadda unfurling the national flag. Those visuals coming in live from New Delhi. Prafulji, the question I was coming to, how Independence Day celebration is taking place amidst the COVID pandemic. We also saw visually how social distancing was maintained, of comparatively fewer people were present at the ceremony. Now, at the heart of Prime Minister's address also lies changing the crisis into an opportunity, turning crisis into an opportunity. The vision of Atmanirbhar Bharat is also an expansive one, not just in simple terms where India is able to produce what it needs, but it also means empowerment of every section and every individual of the nation, every individual becoming Atmanirbhar and self-reliant. Absolutely. Shubhendu, Ritu, Ashok ji, entire team of DD News and all people who are watching this show, first of all, very happy Independence Day. See, Shubhendu, this edition was in a way continuation of the vision unfolding of Modi 1.0 and the beginning of Modi 2.0. But, at the same time, because of two reasons. One, the kind of situation we are going through, because I was told that compared to regular gathering that takes place for this kind of ceremony, only 1/3 people were there today, and nationally and globally we are dealing with the pandemic kind of situation, so it was expected that this will be dealt with in a new scenario. But how does India look at this, and how we are going to turn this scenario into opportunity? That was the crux of entire speech given by Prime Minister Modi. For example,
I believe that today he gave substance. You know, Atmanirbhar Bharat was a slogan given much earlier, but today he provided substance to that idea. He clearly maintained that it is not merely protectionism. प्रफुल्ल जी, हम आप अपनी बात पूरी करिएगा, उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। इस समय बीजेपी अध्यक्ष, हम सब जानते हैं कि यह स्वतंत्रता, यह आजादी हमको हमारे लाखों वीर योद्धाओं ने, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके कारण आज हम सब लोग आजाद भारत में समाज का विकास, देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। आज के दिन महात्मा गांधी जी को याद करना, वीर सावरकर को याद करना, सुभाष चंद्र बोस को याद करना, चंद्रशेखर आजाद को याद करना, भगत सिंह को याद करना, यह हमारी जिम्मेवारी भी है। और लाखों योद्धाओं ने, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आजादी के लिए लगाया, उनके प्रति हम सब लोग नमन करते हैं। आज लाल किले के प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश हम सबको दिया है, इस कोरोना के संक्रमण में भी जिस तरीके से 130 करोड़ का देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और तमाम बाधाओं को पार करता हुआ विकास की कहानी को आगे बढ़ा रहा है, यह हम सबको प्रेरणा देने वाला है। हम यह भी जानते हैं कि यह 130 करोड़ का देश इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए तत्पर है। आत्मनिर्भर भारत के संदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो हमारे गरीब पटरी वालों को मुख्य धारा में शामिल करने का विषय हो, और फिर चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की जड़ों को जोड़ते हुए दुनिया की नजर में किस तरीके से हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के साथ अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं, इसका भी हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। आज के दिन हम सब लोगों के लिए जहां खुशी मनाने का अवसर है, वहीं आगे के लिए संकल्प लेने का भी अवसर है कि हम आने वाले 2 सालों में आत्मनिर्भर भारत को साकार करेंगे, आपदा को अवसर में बदलेंगे, और इसके साथ साथ ये जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम साकार करेंगे जब हम 75वीं साल इस देश की आजादी को बनाएंगे। आज के दिन पुनः मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। अपने करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त जो देश में के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनको नई ऊर्जा मिले, नई स्फूर्ति मिले, और वो नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ देश की सेवा में जुटे और बताए हुए प्रधानमंत्री जी के रास्ते पर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। यही मेरा आप सबसे निवेदन भी है और यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। It was the Independence Day celebrations at the BJP headquarters in New Delhi. BJP Chief JP Nadda unfurling the national flag. Praful Ketkar ji, if you could continue your point that you were making amidst COVID, how this Independence Day was special and how the expansive vision of Atmanirbhar Bharat was presented by Prime Minister. Yes, Shubhendu, I was saying that, he provided substance to, the concept of Atmanirbhar Bharat. It is not just protectionism. The coinage of words that he has used, it is not just make in India now. It is made for Jagat, making goods for the world. And that is, I think, going, much wider sense, where we are intending to become a hub in many sense for the manufacturing sector. Then the term that he has used, that Swatantrata and Samarthya, independence cannot be without strength, and Vaibhav, prosperity cannot be without the power of labor. I think again this is a, unfolding a new vision. The third important aspect which I feel is the way he talked about the water grid and connectivity. 1 lakh taps every day we are attending for Jal Shakti mission. I think this is a new point that was raised today. Remember in 2014 he spoke about
Swachhata mission and Shauchalaya, and many people thought that what kind of mission is this? But now today he again took up new topic for discussion, and first time perhaps in these many years a topic like sanitary pads came in Independence Day speech. And lastly, I would say the kind of vision that was presented for the entire world, where he building on last year's speech, Avashyakta to Akanksha, what kind of aspirations are those, and how to play a role. Without India's role, world cannot fulfill those aspirations. If world has to attain the goal of Vasudhaiva Kutumbakam, then the nation like India has to play a central and critical role. I think for me, these are 5 takeaways from today's speech. And in his address, Prime Minister Narendra Modi also made big announcement for rural India, including the vision of National Digital Health Mission, which will bring a new revolution in India's health sector. And we'll listen into what Prime Minister had to say on that. Also, Prime Minister said that only 5 dozen village panchayats were connected with optical fiber. There is a massive expansion of that that Prime Minister also spoke about. So, infrastructure development at the foundation of the nation, Ritu, what Prime Minister was referring to. अब अशोक टंडन जी, प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र करा कि आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होने जा रही है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बड़ी क्रांति होगी। जो समस्याएं ग्रामीण भारत में खासकर इलाज को, स्वास्थ्य को लेकर है, वो सारी समस्याएं इस मिशन के साथ, इस योजना के साथ खत्म होने की तरफ आगे बढ़ेंगी। और वो समस्याएं बड़ी छोटी छोटी हैं जिनका उन्होंने उस प्राचीर से उनका गिनाना ये बताता है कि किस तरह से एक बड़े देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हुए, राजनीति में शामिल होते हुए, विदेश नीति को संभालते हुए उन ग्रामीण लोगों की उस समस्या पर भी ध्यान है जो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। एक उनको हेल्थ आईडी अब मिल जाएगी जिससे कि वो अपने सारे इलाज से लेकर किसी अस्पताल में जाना है तो वहां की पर्ची बनवाने तक की उन्हें वो सुविधा वो देगा। तो आपको ये पूरा कदम किस तरह से लगता है? भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह के कदम के एक लंबे समय से इंतजार भी रहा है, कोशिश रही है, लेकिन साकार कभी नहीं हो पाया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड ने ये हमको एक जो चुनौती थी उसमें अवसर दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। और उन्होंने आंकड़े भी बताए कैसे कोविड से पहले हमारे यहाँ ना तो पीपी किट ज़्यादा बनती थी और ना ही N95 मास्क थी। लेकिन उस कड़ी में जो जैसा भी आपने कहा कि एक हेल्थ कार्ड पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो स्वास्थ्य की सेवा में भी जो भारत एक विश्वव्यापी प्रगति कर रहा है, दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, ये सब का चित्रण प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नीतिगत घोषणाएं हुई उनमें जो क्षेत्रीय इम्बैलेंस है उस पर जब प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे और बहुआयामी विकास की बात कर रहे थे, अंडमान निकोबार में जो इंटरनेट की बात कर रहे थे, अभी लक्षद्वीप में करने की बात कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विशेष तौर से आज संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भी धारा 370 समाप्त करने के 1 साल में जितनी भी रीजनल इम्बैलेंस थी वो समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ा है। वहां पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और इसी तरह से उन्होंने आश्वासन भी दिया इन 3 क्षेत्रों के लोगों को कि वहां पर डिलिमिटेशन का काम जारी है और जो ही डिलिमिटेशन का काम समाप्त होगा तो वहां पर चुनाव होंगे और उन चुनाव में हम चाहेंगे कि नए विधायक आए, नए मुख्यमंत्री आए, नए मंत्री बने। और इसी कड़ी में उन्होंने वहां पर जो स्थानीय निकाय के पंच और सरपंच हैं उनको भी अभिवादन करते हुए कहा कि वो वहां पर जिस प्रकार से एक डट कर खड़े हुए हैं और वहां की विकास यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं, उसमें हम जानते हैं कि कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, तो उनका भी प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास पर विशेष बल देते हुए जब उन्होंने लद्दाख की बात की तो उन्होंने कहा कि कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने की दिशा में लद्दाख में बहुत संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि जैसे सिक्किम में एक हम बात करते हैं कि वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वैसी लद्दाख में हो सकती है। फिर उन्होंने और बातें आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम बिल्कुल अशोक जी, और प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत का आज एक तरह से संकल्प को दोहराया है और उसके रास्ते बताया, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये कोरोना का दौर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ बढ़ता हुआ देखता है। जिस तरह से तमाम वो सारी चीजें हुई हैं इस दौरान, जिसमें पीपीई किट हैं, वेंटिलेटर्स हैं, शुभेंदु, ये तमाम चीजें ऐसी रही जो भारत ने खुद निर्मित की, जिसको कि भारत पहले सोच नहीं सकता था। Rising up to the occasion, as it were. And let's listen into what Prime Minister had to say on that. कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। And talking about infrastructure development, Prime Minister also spoke about how there were only about 6 villages connected with optical fiber earlier before 2014, but now in the next 1,000 days, every village, every single village in the country is going to be connected with optical fiber, and that also implies the manner in which information revolution will happen. Glimpses of Independence Day celebrations from across the nation. ये आप देख रहे हैं नागपुर से ये दृश्य, संघ कार्यालय से सरसंघ संचालक मोहन भागवत 74वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हुए। So those glimpses of different places, celebrations of Independence Day taking place. We were talking about the manner in which the web of optical fiber would be extended to every village in the country. Let's listen into what Prime Minister said on that aspect. आप देखिए ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन वो भी कैसे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें, 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको Lok Sabha Speaker also participating in Independence Day celebrations. Those visuals coming in from New Delhi, Lok Sabha Speaker Om Birla unfurling the national flag, celebration of 74th Independence Day taking place across the country. ये दृश्य दिल्ली से आप देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हुए, जिस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आज का दिन सिर्फ आज के दिन तक सीमित नहीं है, आने वाली चुनौतियों को याद करना उनके समाधान के लिए नहीं, बल्कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और उनको याद करने का दिन है, जिनके बलिदान ने हमें आज ये सुबह देखने का मौका दिया है। आज़ाद भारत के 74 साल में बहुत से ऐसे मौके आए जब भारत ने पीछे पलटकर उन तमाम चुनौतियों से निपटने के समाधान के रास्ते ढूंढे हैं, और पिछले 6 साल में हम ये कह सकते हैं
कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हुए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती थी। And the celebration of 74th Independence Day is also taking place in unprecedented times. With all officials wearing masks, we know it's happening during the time of pandemic. Social distancing is the norm. But that Prime Minister spoke about can be turned into an opportunity, making India self-reliant, not just for itself, but also for the world. Two eminent guests, Mr. Ashok Tandon and Praful Ketkar, continue to be with us. Prafulji, I'd like to come to you. The idea of optical fiber network across all villages of the country. The ramifications of it. Gandhiji said that India resides in the villages of the nation, and on 74th Independence Day, Prime Minister lays out the vision of connecting every village with optical fiber network. The potential is immense, information revolution, online revolution. But there is also in hindsight an aspect when he says that before 2014, about 6 villages in a country as big as ours were connected to such a network. In a short span, this mega project is going to be achieved. How do you look at this development? Not just the fact that villages would be connected, but the fact that it took so long to achieve this goal. See, Shubhendu, there are two things connected here. Prime Minister, on the one hand, if you see the way we have expanded our vision about connectivity, as he has said, we cannot live in silos, we cannot think about connectivity in silos. So this is about cyber connectivity also. Yes. So on the one hand, he spoke about the comprehensive vision for cyber security, where all the stakeholders will have to come together and evolve a policy. And at the same time, the vision that is unfolded in his speech, where fiber optics cable earlier was intended to reach up to all panchayat level, now will reach up to 6 lakh villages. It is a massive task considering the kind of infrastructure development. And here I would like to connect the dots. The way he mentioned about former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and his dream project of this Chatushkon connectivity of highways. I think for Prime Minister Modi, this fiber cable, optics cable connectivity is similar to of that tune, because Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana or Chatushkon Yojana, the two schemes that Atal Bihari Vajpayee government actually unfolded, that became cornerstone for infrastructure development. Prime Minister Modi also said why this infrastructure is important, though we are late compared to other countries like Korea or Singapore, or for that matter even China. The kind of connectivity that is required, connectivity that is required even now to consume basic information of like news, and even the way he has referred to national education policy and the need to people or students who are out of this digital outreach. Now, considering all these aspects, I believe this connectivity is very critical. Fiber optics cable and 5G, these two aspects are going to decide the future course of our development. And without development, we cannot be secured. And without being secured, we cannot be independent. So development, security, and national independence, these three pillars indirectly Prime Minister Modi has touched upon through his speech. Right. Further on the vision of development, Prime Minister Narendra Modi said that overall infrastructure development is the need of the hour. In fact, he referred to National Infrastructure Pipeline Project. And for this, 7,000 projects have already been identified in various sectors at the cost of about 110 lakh crore. Prime Minister also said this would be a key revolution in the area of infrastructure. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स
की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। अब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे के पूरक हो, रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो। ये हमें एक नए सदी के लिए हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको जोड़ने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये एक नया आयाम होगा। जी, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार। अशोक टंडन जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है, इस नई दिशा को किस तरह से समझा जाए? क्योंकि लगातार 5 साल भी जो हमने देखा पहले कार्यकाल के दौरान भी मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर के यानी कि बुनियादी ढांचे के विकास पर ही रहा। तो अब इस नए प्रोजेक्ट के तहत किस तरह से भारत बदलता हुआ दिखाई देगा? प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वोकल फॉर लोकल ये भी नारा उन्होंने जो कहा है उसको आज हम चरितार्थ होता हुआ देख रहे हैं। इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की है या कृषि के विकास की बात बहुत विस्तार से की और कहा कि हमने जो 1 लाख करोड़ रुपया ये ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है उसमें जो काम हो रहा है उसमें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और अब किसान को कहीं एक सीमित दायरे में अपना उत्पाद बेचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स है यानी किसानों का सशक्तिकरण है, कृषि के क्षेत्र का सशक्तिकरण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है उसको भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए और उसी कड़ी में वोकल फॉर लोकल कहा। तो ये जो एक पूरा का पूरा एक खाका प्रधानमंत्री ने आज देश के विकास का रखा उसमें ग्रामीण क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र और छोटे उद्योग एमएसएमई की बात उन्होंने की, रेडी पटरी वालों की उन्होंने बात की और उन माइग्रेंट लेबर के लिए आवास की बात की जो शहरों में आकर काम ढूंढ रहे हैं। तो ये जो एक व्यापक नीति का चित्रण उन्होंने किया इसमें किसी समाज के किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है और यही महिलाओं के सशक्तिकरण की भी जब बात उन्होंने की तो ये जो एक नए नए उद्योग लग रहे हैं, छोटे उद्योग लग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और सशक्तिकरण किसानों का, कृषि क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, पिछड़े वर्ग का, समाज के उन वर्गों का जो वंचित हैं, इन सब को का समावेश करते हुए जो विकास की यात्रा है उसमें हमको सबको भागीदारी करनी है। तो जहाँ एक और उन्होंने ये कोरोना के समय की बात की और उस समय उन्होंने कहा कि देश ये जानना चाहता है कि जो कोरोना का वैक्सीन है वो कब आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक दिन रात कठिन परिश्रम करके इसमें लगे हुए हैं और एक नहीं 3 ऐसे कोरोना के वैक्सीन की तैयारी विभिन्न मदों पर है, ऐसे चरणों पर है और जो ही इसका विकास होगा, इसकी घोषणा होगी, हमारे वैज्ञानिक इसके कहेंगे तो हमारे पास उसके वितरण की पूरी तैयारी हो चुकी है, हर व्यक्ति तक वो वैक्सीन पहुंचेगा। तो कोरोना के बारे में बातचीत करते हुए वहाँ भी उन्होंने वोकल फॉर लोकल कहा और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ FDI बढ़ा है पिछले दिनों में, तो ये सब विकास यात्रा का हिस्सा है और इससे भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। दुनिया हमारे इस उदाहरण को देख रही है कि कैसे जो भारत है इन विषम परिस्थितियों में भी अपना इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रफुल्ल केतकर जी, इसी सिलसिले में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना पद संभाला, मंत्रालय की जिम्मेदारी ली, तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट से जो रुके हुए थे तो लगातार इस 5 साल में ये जोर रहा सड़क निर्माण, राजमार्गों का निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास पर। तो क्या अब हम ये माने कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये एक तरह से दूसरा फेज है, मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल का बुनियादी ढांचे के विकास का ये दूसरा फेज? निश्चित ऋतु, देखिए इसमें जो बदलाव दिख रहा है वो 2 स्तर पर है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये केवल कनेक्टिविटी इसमें एक अलग तरीके से सोची जाएगी जिसमें
जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे लाइंस, रोड कनेक्टिविटी, इन सबको इंटीग्रेटेड वे में सोचा जाएगा। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इसका एक क्रिटिकल एस्पेक्ट लग रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें लोकल रिसोर्सेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पर भी जोर देने का संकेत प्रधानमंत्री ने किया है। तो मुझे लगता है इन दो एस्पेक्ट्स में हम ये सोच सकते हैं कि ये इट्स अ न्यू लेवल ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इसमें जितना लोकल रिसोर्सेस और लोकल एम्प्लॉयमेंट, इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, मुझे लगता है कि उतना ही हम सही मायने में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लोकल जरूरतों के अनुसार, सो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, देयर इज अ विजन अबाउट दिस कनेक्टिविटी। Right. Let's again take a look at the highlights of Prime Minister's address on the 74th Independence Day. Let's look at the big 10 takeaways that appeared in Prime Minister's address one by one. First, National Digital Health Mission, new revolution in India's health sector was the focus. Number 2, in 1,000 days, all villages in the country to have optical fiber network. Number 3, National Infrastructure Pipeline Project, the one we were talking about, 7,000 projects, rupees 110 lakh crore earmarked for it. Number 4, government to very soon implement new cyber security policy as well, protecting the online space. Number 5, Project Lion, Project Dolphin to be launched for the conservation in the country. And number 6, in the next 1,000 days, Lakshadweep to be connected with a high-speed internet facility with optical fiber network. India also committed to hold assembly elections in Jammu and Kashmir once delimitation exercise is complete, and expanding NCC in border areas, special training to about 1 lakh new NCC cadets in the country. That's what Prime Minister spoke about. And efforts being made to make Ladakh a carbon neutral region in the country going forward. And finally, 3 novel coronavirus vaccines everyone's talking about, cure for the pandemic, are being developed in India. The roadmap, Prime Minister said, is ready. So a lot of different key areas, Ritu, in Prime Minister's address, from COVID to elections in Jammu and Kashmir to really making India's position felt in the world. जी हाँ, बिल्कुल। बुनियादी ढांचों के विकास से लेकर बदलती भारत की तस्वीर तक, उसमें कोरोना के इस दौर से निकलते हुए जो संकट था, उससे किस तरह से जूझते हुए एक नए भारत के रूप में भारत का जो स्वरूप बन रहा है, उसकी एक तस्वीर आज देश और दुनिया दोनों के सामने प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से रखा। ये पेशकश हमारी जारी रहेगी, दिन भर विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन पे आप देखते रहेंगे। अभी के लिए मुझे और शुभेंदु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।